प्यारे बच्चों, हमारी ये वीडियो चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और उनका इस बार जो है पाठ्यक्रम संशोधित हुआ है। तो वही पाठ्यक्रम लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ। इस प्रश्न पत्र को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपको उत्तर देना है। जब आप सही तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। इसका समय है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है आपका 70। 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलते हैं। और देखिए इसमें क्या निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये आपका जो प्रश्न पत्र है चित्रकला का, ये 2 भागों में विभक्त है, भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 है वो 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क के तीनों भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड ख के सभी प्रश्न हल करने हैं। आइए देखते हैं क्या है वो भाग। और ये जो निर्देश दिया हुआ है पहले हम पूरा निर्देश पढ़ लेते हैं। और भाग 2 में खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से किसी एक का ही आपको चित्रण करना है और खंड ख में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो भाग 1 में आपका क्या आएगा? भाग 1 के खंड क में क्या आएगा? 10 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सभी जो पोर्शन है उससे प्राकृतिक चित्रण से 10 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, प्राविधिक कला से 10 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय और आलेखन से होंगे 10 प्रश्न बहुविकल्पीय। इन तीनों में से किसी एक का ही आपको चुनाव करना है और उसके 10 प्रश्नों को आपको हल करना है। इसका मेंशन आपको OMR शीट में भी करना है कि आपने क्या हल किया है, आलेखन, प्राकृतिक चित्रण या प्राविधिक कला। उसको आप गोले को काला करिएगा उसके सामने जो लिखा होगा। तो ये 10 प्रश्न हो गए आपके बहुविकल्पीय भाग 1 के खंड क से। और भाग 1 के खंड क से आपने 10 प्रश्न कर लिए। उसके बाद खंड ख में स्मृति चित्रण के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसको आपको करना अनिवार्य है। तो 10 प्रश्न ये और 10 प्रश्न इसमें से, तो आपके हो गए ये 20 प्रश्न जो आपको OMR पे करना है। अब आप देखिए भाग 2। भाग 2 में खंड क में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा प्राविधिक कला अथवा आलेखन तीनों में से कोई एक हल करना है आपको। चाहे आप दृश्य चित्रण बना लीजिए, चाहे प्राविधिक कला के प्रश्नों को हल कर लीजिए और चाहे आप सुंदर सा आलेखन बना लीजिए, इसमें से कोई एक करना है। भाग 2 के खंड ख में स्मृति चित्रण आएगा। स्मृति चित्रण में आपको 3 चित्र बनाने होंगे। 5 चित्र आएंगे जिनमें से आपको 3 चित्र बनाने हैं। वो 3 चित्र 5 नंबर के होंगे। 5 गुणे 3 यानी 15 नंबर के। जब आप 3 चित्र बनाएंगे तब आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसमें से आपको ये जो आपका है ये 35 नंबर का है। इसमें आपको 35 नंबर मिलेंगे, इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो कोई भी गलती ना करिएगा, सभी प्रश्नों को हल करिएगा। चाहे जैसा भी आप बनाइए लेकिन प्रश्नों को हल जरूर करिएगा, सभी प्रश्नों को। तो इस तरह से आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और आपको जो आप आलेखन कला के उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिए और इनको आप लोग याद कर लीजिए। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं? आलेखन कला के ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? उसको कहते हैं आलेखन कला। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, ये सभी। तो ये सभी जो गुण दिए हुए हैं उससे आलेखन कला को सुंदर बनाया जा सकता है। आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है? आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना या सभी? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ये सभी। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो बनावट के आधार पर आलेखन कला को 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। तो वो होते हैं प्राकृतिक आलेखन।
किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? सूक्ष्म, अलंकारिक, प्राकृतिक या ज्यामितीय? तो देता है वो प्राकृतिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण करना, साड़ियों पर आलेखन, पुस्तकों को रंगीन बनाना। तो अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म आलेखन, बृहत आलेखन, अलंकारिक आलेखन में या ज्यामितीय आलेखन में? तो वो किया जाता है ज्यामितीय आलेखन में। सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों को मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय या ये सभी? तो ये सभी को जब मिलाकर के आलेखन किया जाता है तो सूक्ष्म आलेखन की रचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश होना, सारणी बनाना या सजावट का होना? किसी विशेष रूप का समावेश होना, ये सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? धरातलीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, कोने के आलेखन? तो इसमें से ज्यामितीय आलेखन जो है वो सजावट के आधार पर वर्गीकृत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? बेडशीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी? तो ये सभी जो है धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन है? केंद्रीय आलेखन, कोने के आलेखन, किनारी के आलेखन या धरातलीय आलेखन? तो ये हो जाएगा किनारी के आलेखन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, षटभुजाकार आलेखन, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। कोने के आलेखन का गुण है धरातल के कोने को सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों व फर्शों के कोने को सजाना या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो हैं वो हो जाएंगे कोने के आलेखन का गुण। आलेखन की उपयोगिता है वस्तुओं का मूल्यवान होना, वस्तुओं का भारी होना, कम आकर्षक होना, अप्रभावी होना। आलेखन की जो उपयोगिता है वो वस्तुओं का मूल्यवान होना। सभी प्रश्नों को आप वीडियो देख करके याद कर लीजिए। जो आपके जो 10 आलेखन से जो आएंगे वो प्रश्न आपके हल हो जाएंगे आसानी से, अगर आप याद करके जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलन रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी? आलेखन के तत्व ये सभी हैं। एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक ही इकाई का आलेखन करना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्धता द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, उपरोक्त सभी? इसमें भी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2 या 2 से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है? वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना या ये सभी? तो ये हो जाएगा ये सभी। रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों यानी प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? लाल, पीला, हरा या नीला? तो हरे रंग को मूल रंगों में शामिल नहीं किया गया है। द्वितीय रंग यानी गौड़ रंग अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन 2 मूल रंगों को मिलाया जाता है? यानी पूछ रहा है किन रंगों को मिलाने से नारंगी रंग आपको मिल जाएगा? लाल एवं नीला, लाल एवं पीला, नीला एवं हरा, पीला एवं नीला। तो लाल एवं पीले रंगों को जब आप मिलाएंगे तो आपको नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? 5, 6, 8 या 10? तो समायोजित किया गया है 8 रंगों को। ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? पीला एवं नारंगी, लाल व बैगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी, ये सभी? तो ये हो जाएंगे इनके 8 रंग चक्र में ये सभी रंग हैं। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं लाल, पीला, नारंगी या ये सभी? तो ये तीनों ही रंग जो है वो गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का डिजाइन का निर्माण किस रंग संगति के अंतर्गत आता है?
समान रंगों की संगत, विरोधी रंग संगत, एकाकी रंग संगत और मध्यवर्ती रंग संगत। तो वो हो जाता है एकाकी रंग संगत, एक ही रंग की योजना। आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? रंगों का चुनाव करना, रंग संगति का निर्धारण करना, कैमल पोस्टर रंग का प्रयोग करना, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, एकाकी रंग संगत वाली विधि। तो ये सभी जो है आलेखन में रंग भरने की विधि है। रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? एक सर्वथा नवीन रंग विधि, एकाकी रंग संगत वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि या हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। अधिक सुंदर आलेखन वो होता है जो गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि है। इस विधि में जो आलेखन होता है बहुत ही आकर्षक लगता है। एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग होना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा, आसमानी रंग का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का उपयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, ये सभी। तो ये हो जाएगा ये सभी। आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो चीजें हैं इन सब का सावधानियां रखनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा आलेखन के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप देखिए प्राकृतिक चित्रण के बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपको समझ में आएगा आप वो करिएगा, इस एक ही खंड को करिएगा। देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना के प्रतिकला के रूप में देन है? बंगाल, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ ठाकुर। तो ये सभी दोस्तों बच्चों ये तीनों ही जो कलाकार हैं ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। तो इन तीनों ही लोगों का योगदान है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? गांधार कला, मथुरा कला, पाश्चात्य कला या मुगल कला। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य कला। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? रंगहीन, चटक, स्पष्ट या चटक एवं स्पष्ट। तो पास की वस्तुओं का जो रंग होता है वो चटक एवं स्पष्ट होता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है? लाल रंग, काला रंग, धुंधला तथा अस्पष्ट या सफेद। दूर की वस्तुओं को धुंधला तथा अस्पष्ट रंगा जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? आकाश, मैदान, नदी व पहाड़ या ये सभी। तो ये सभी शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? गहरे रंग, हल्के एवं पतले रंग, काले रंग या सफेद रंग। जब प्राकृतिक दृश्य चित्रण हम बनाते हैं तो जल रंगों का प्रयोग हल्के एवं पतले रंग के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? नीला, पीला, काला या हरा। तो आकाश नीला होता है इसलिए नीले ही रंग का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को किस रंग से रंगा जाता है अथवा बिना रंगे छोड़ दिया जाता है? सफेद, काला, नीला या बैगनी। तो सफेद जो हिस्सा हमें दिखाना होता है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, उसमें कलर नहीं लगाया जाता। दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है? क्रोम येलो, सैप ग्रीन, लेमन येलो या वेरिडियन। तो वो होता है लेमन येलो। मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिश्रण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है? वेरिडियन ग्रीन, बर्नसाइना, क्रिम्सन या ये सभी। तो ये हो जाता है ये सभी। मैदानों के रास्तों और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग या बैगनी रंग। तो वो दिखाया जाना चाहिए नारंगी रंग से। झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों में किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए? सफेद रंग, गुलाबी रंग, कोबाल्ट ब्लू या पीला। तो वो दिखाया जाना चाहिए पीले रंग से। चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजों एवं जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाना चाहिए? क्रिम्सन तथा अल्ट्रामैरिन, लाल एवं पीला, बर्डसाइना एवं अल्ट्रामैरिन, ये सभी। और इसमें होता है बर्डसाइना एवं अल्ट्रामैरिन कलर।
पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामैरीन, काले रंग या सफ़ेद रंग? तो सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है? बैंगनी रंग, काले रंग, पीला रंग या नारंगी रंग? तो पहाड़ियों को भूरा मिक्स बैंगनी रंग से दिखाया जाता है। अल्ट्रामैरीन और वेरेडियन ग्रीन से सामान्यतः पहाड़ों की किस स्थिति को दिखाया जाता है? पहाड़ों की निकटता, पहाड़ों की दूरस्थ स्थिति को, पहाड़ों की लंबाई को, पहाड़ों की चौड़ाई को? तो पहाड़ों की निकटता को दिखाया जाता है अल्ट्रामैरीन और वेरेडियन ग्रीन से। पेड़ों के चित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पेड़ों को हरे रंग से दिखाया जाता है, ये सही है। दूर के पेड़ों को धुंधला चित्रित किया जाता है, ये भी सही है। निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है, पेड़ों का चित्रण सजीवता को दिखाता है, तो निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उषा का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? उषा काल का आकाश का मतलब हो गया एकदम जब सूर्योदय होता है उससे पहले का चित्रण। हल्का नीला, पीला, नारंगी या ये सभी? तो ये हो जाएगा आपका नारंगी रंग से दिखाया जाता है उषा काल का आकाश। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? गहरे काले, हल्के रंग, सफेद रंग या बैंगनी रंग? तो आकाश में प्रकाश की बहुलता को दिखाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? पीला, नारंगी, लाल, ये सभी? तो ये तीनों ही रंगों का आभास होता है, ये उत्तर हो जाएगा ये सभी। शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंगनी रंग, गहरा हरा रंग या नीला रंग? शरद ऋतु की रात यानी जाड़े की रात अगर आप दिखा रहे हैं तो उसे बैंगनी रंग से दिखाया जाना चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? लकड़ी को दर्शाने में सपाट ब्रश का प्रयोग करना, रंगों के चुनाव में शीघ्रता न करना, हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना, ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। दृश्य यानी प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने में सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक होता है? पीले रंग, काले रंग, बैंगनी रंग, हरे या गहरे रंग? तो गहराई को दिखाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है? लाल एवं पीला, नीला एवं पीला, सफेद एवं काला रंग, हरा एवं काला रंग? तो ये हो जाएगा आपका सफेद एवं काला रंग। अभी मैंने आपको आलेखन कला के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाए, फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण के पढ़ाए और स्मृति चित्रण के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आई हूँ जो आपको करना अनिवार्य है। और ये जो 10 प्रश्न स्मृति चित्रण के होंगे और टोटल आपको 20 प्रश्न करने हैं, तो 10 प्रश्न स्मृति चित्रण से करना है, बाकी 10 आपको आलेखन से या प्राकृतिक चित्रण से या प्राविधिक कला से करना है। तो जब आप OMR में उसे करिए उसके नीचे ज़रूर मेंशन करिए। जैसे मान लिया आपने इस तरह से किया, एक ऐसे मतलब एक प्रश्न का जैसे ऐसा गोला दिया हुआ है, C और D ऐसा करके, तो आप जो भी इसको काला करिए, जैसे A का मान लिया आपने B काला किया, तो नीचे दिया हुआ है पहला का, तो उसका A लिखिए, दूसरे का फिर C। इस तरह से आपको OMR में करना ही करना है। आइए प्रश्न जो है देखते हैं स्मृति चित्रण के। मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है? स्मृति, स्मृति चित्रण, स्मृति भंडारण या स्मरण? तो मानव मस्तिष्क में जो आसपास की वस्तुएं हम देखते हैं और उसको जो हमारे दिमाग में रह जाता है, स्मृति में रह जाता है, उसको स्मृति भंडारण कहते हैं। स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है? वस्तुओं की पहचान करना, वस्तुओं की आकृति को समझ पाना, वस्तु की संरचना को समझ पाना, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है? A स्मृति चित्रण, B मानव चित्रण, C प्रकृति चित्रण या दृश्य चित्रण? तो किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः स्मृति चित्रण कहलाता है। स्मृति चित्रण में चित्रकार के किस गुण व शक्ति को देखा जाता है? स्मृति चेतना, निरीक्षण शक्ति, स्मृति कौशल, ये सभी? तो स्मृति चित्रण हम इसीलिए करवाते हैं कि जो है इन सभी का शक्ति को देखा जा सके कि आपके मेमोरी में कितनी चीज़ें अच्छे से फीड हो सकती हैं। स्मृति चित्रण किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? अभिव्यक्ति क्षमता में, कलात्मक अभिरुचि में, स्मृति चेतना में या ये सभी? तो ये उत्तर हो जाएगा ये सभी।
स्मृति चित्रण में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? संयोजन का, रेखांकन में प्रवाह एवं लय का, चित्र की वास्तविकता का, या उपरोक्त सभी? इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान रहता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, ये सभी। तो ये उत्तर हो जाएगा ये सभी। स्मृति चित्रण में वृत्त का दीर्घ वृत्त के रूप में चित्रण किसके कारण किया जाता है? त्रिज्या, परिधि, व्यास या क्षेत्रफल? तो वो किया जाता है त्रिज्या के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड, कागज, मुलायम रबड़ एवं पेंसिल, या ये सभी? तो ये सभी उत्तर हो जाएगा। किसी भी स्मृति चित्रण में व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए बार बार बंद आंखों में दोहराता है, क्यों? इससे चित्रण स्पष्ट हो जाता है, गलतियां कम होती हैं, संरचना को समझने में आसानी हो जाती है, या उपरोक्त सभी? तो ये हो जाता है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है? पेंसिल पकड़ना, वृत्ताकार संरचना बनाना, नेत्र दशा, कागज तथा चित्र में संयोजन। वृत्ताकार संरचना बनाना ये स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है। स्मृति चित्रण के सिद्धांत में पेंसिल पकड़ने का नियम कौन सा है? पेंसिल को पेन की तरह न पकड़ना, शेड करते समय पेंसिल को क्षैतिज पकड़ना, पेंसिल को उल्टा रखना, या पेंसिल को शेड के दौरान खड़ा करना। तो शेड करते समय पेंसिल को क्षैतिज पकड़ना ये पेंसिल पकड़ने का नियम है। स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रेखा को ऊपर से नीचे खींचना, रेखा को बाएं से दाएं खींचना, पेंसिल पर अत्यधिक दबाव डालना, हल्की रेखा का प्रयोग करना। तो पेंसिल पर अत्यधिक दबाव डालना ये पेंसिल पर अत्यधिक दबाव डालना ये गलत है। नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं आगे कैसी नजर आती हैं? छोटी, बड़ी, बराबर, या बहुत ही बड़ी? तो दूर की वस्तुएं जो है हमेशा छोटी नजर आती हैं। स्मृति चित्रण में दूर की कतार में लगी वस्तुओं का चित्रण करते समय आगे की वस्तुओं को कैसा बनाना चाहिए? बड़ा, छोटा, हल्के रंगों में या सफेद रंगों में? आगे की वस्तुओं को बड़ा बनाना चाहिए, दूर की वस्तुओं को छोटा बनाना चाहिए। स्मृति चित्रण में कागज तथा चित्र में संयोजन सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु की ऊंचाई अधिक होने पर वस्तु को किसकी दिशा में चित्रित करना चाहिए? कागज की लंबाई की दिशा में, वस्तु की ऊंचाई की दिशा में, कागज की चौड़ाई की दिशा में, या वस्तु की मोटाई की दिशा में? तो कागज की लंबाई की दिशा में चित्रित करना चाहिए। स्मृति चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार मुख्यतः होता है आयताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, या ये सभी? तो वस्तुओं आकार ये सभी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार आकृति का चित्रण है? माचिस, पुस्तक, सिलेंडर, या अमरूद? तो बेलनाकार आकृति का चित्रण है सिलेंडर। आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? आकृति, त्रिज्या, क्षेत्रफल, या रंग? तो आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में त्रिज्या का विशेष महत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन से वृत्ताकार आकृति की वस्तुएं हैं? फुटबॉल, अमरूद, मिट्टी का घड़ा, या ये सभी? तो हो जाता है ये सभी। दृष्टि रेखा पर बर्तन चित्रण की रचना विधि के अंतर्गत चित्रण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? बर्तन की ऊंचाई मापना, बर्तन की चौड़ाई मापना, बर्तन की ऊंचाई का अनुमान लगाना, लंबाई को अंकित करना। बर्तन की ऊंचाई का अनुमान लगाना। स्मृति चित्रण में प्रकाश दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? छोटी रेखा, मोटी रेखा, काली रेखा, या पतली रेखा? प्रकाश दिखाने के लिए पतली रेखा का प्रयोग किया जाता है। स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? लाल रेखा, सफेद रेखा, मोटी रेखा, या बड़ी रेखा? तो मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है छाया दिखाने के लिए। स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, या उपरोक्त सभी? तो प्रकाश और छाया को प्रदर्शित करने के लिए उपरोक्त सभी पेंसिलों का प्रयोग किया जाता है। स्मृति चित्रण में 2B पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? काले रंग को, लाल रंग को, गहरे रंग को, या नीले रंग को? तो गहरे रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्मृति चित्रण में 4B पेंसिल से चित्रों के किस भाग व क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है? मध्य भाग को, निचले भाग को, चित्रों के किनारों को, या चित्रों की लंबाई को? 4B पेंसिल काफी डार्क होती है, जिससे चित्रों के किनारों को प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु में शेड डालते समय अथवा शेड करते समय कौन सी आवश्यक सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं? मुलायम रबड़, अखबार का पेपर,
रुई, ये सभी। तो ये सभी जो है उपयुक्त होती हैं। स्मृति चित्रण के अंतर्गत शेड करते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हाथ के नीचे कपड़ा रखना, गहरी पेंसिल से शेड करना, पेंसिल को हल्के हाथों से घुमाना या उपरोक्त सभी। तो चित्र को शेड करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात आपको और बताते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करिए तो ओएमआर में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि आपने आलेखन कला किया है, कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण किया है या प्राविधिक कला किया है। उसके सामने आप गोला ज़रूर बनाइए, अन्यथा आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। ये आपका संशोधित पाठ्यक्रम था, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आपको आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा में सफल हों और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएँ, ऐसा मेरा आशीर्वाद है।